ये दोनों पॉइंट आ गए समझ में, पार्ट नंबर हो गया 1। अब पार्ट नंबर 2 पे हम बात करते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करेंगे और वैकेंट मंथ और अनरियलाइज रेंट की कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पढ़ाया है वो इसका बेस रहने वाला है, ठीक है। इसलिए कह रही थी बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड सेक्शन 24A, सेक्शन 24B एंड टैक्स की ट्रीटमेंट अगर आप 2 से ज़्यादा घर में रहते हैं तो पार्ट 3 मीन्स की टोटल अगर मैं कहूँ कि इसके 3 पार्ट बनने वाले चैप्टर हमारे हाउस प्रॉपर्टी के। चलो तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशंस ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। क्या कहता है कंप्यूटेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब इसका एक बार ये चार्ट देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। अभी बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 मिनट का टाइम दो। उसके बाद जो भी ऑनर ने पेड किया है टैक्स, आपको पता है आप जहाँ पर रहते हैं ना, आप साल दर साल 1 साल के अंदर एक बार आप म्युनिसिपल टैक्स फिल करते हो। कभी आपने देखा है आपके घर रिसिप्ट आई हो, कभी देखा है? आपको हमेशा मिलेगा वो 200-300 रुपये ऐसा होता है, ठीक है, और वो हमेशा पेड होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको डिडक्शंस मिलती है, मीन्स कि जब आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो या प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करते हो तो कुछ एक खर्चे होते हैं, है ना। जैसे सैलरी हेड के अंदर मैंने आपको बताया था, सैलरी हेड के भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, बट सभी खर्चों को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड करता है नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस ले लो, मीन्स कि जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो कि क्या है 75,000 रुपये माइनस कर दो आपके टैक्स में अमाउंट में से। सेम इस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर भी अगर आपके कोई खर्चे हुए हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे रखी है, जो कि क्या होगी 30% होगी। अच्छा, किसका होगी? जो उससे पहले कैलकुलेट किए। उससे पहले क्या कैलकुलेट किए हैं? NAV कैलकुलेट किए हैं, नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया, ठीक। क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर जितने भी खर्चे होते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड कर देते थे। तो दैट्स अ रीजन गवर्नमेंट आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए सुटेबिलिटी लेके आ रही है, ठीक है। अच्छा, आपने घर बनाने के लिए या फिर परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए लोन लिया है, उस लोन अब देखो लिया तो आपने आज है, मान लीजिए 3 साल के बाद वो कंप्लीट हो रहा है, इस साल तक तो कोई कमाई हो ही नहीं रही, तो गवर्नमेंट कहती कोई दिक्कत नहीं, तुम लोन लो, तुम अपना घर बनाओ, अपने घर में रहो, ठीक है, हम तुम्हें इस इंटरेस्ट के क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। वो हम बात करेंगे सेक्शन 24B के अंदर, क्लियर है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा 3 से 4 पॉइंट, जो कि क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है फेयर रेंट, फेयर रेंट। दूसरा आ जाता है म्युनिसिपल वैल्यू। तीसरी आ जाती है आपके पास स्टैंडर्ड रेंट। देन फोर्थ आ जाता है आपके पास एक्चुअल रेंट। देखो एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, जो एक्चुअली आपको रिसीव हो रहे हैं। क्या मैं यही बोल सकती हूँ जो आपको एक्चुअली रिसीव हो रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल रेंट है। अच्छा, फेयर रेंट का मतलब क्या है? फेयर रेंट का मतलब है बच्चे कि ऐसा रेंट, मान लीजिए मेरी लोकेलिटी के अंदर आपने कभी देखा है कि जब आप दिल्ली गुड़गांव की ओर जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कि सर आपके यहाँ पर कमरा कितने का, एक छोटी सी लॉबी होती है और उसका कहते हैं 5,000 रुपये किराया है। आप दूसरे के पास गए, वो कहते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ पे भी 5,000 रुपये किराया है। तीसरे यहाँ जाते तो आप वो कहते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ पे भी 5,000 रुपये किराया है। मीन्स की फेयर रेंट का मतलब होता है सिमिलर लोकेलिटी के अंदर सिमिलर नेचर की प्रॉपर्टी के ऊपर बाकी क्या टैक्स रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं फेयर रेंट। मीन्स की सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर लोकेलिटी के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू की अगर बात की जाए, म्युनिसिपल वैल्यू ये होती है जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, कमेटीज होती है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है, दिल्ली की हर एक, अब आपको भी पता है मेरे हिसाब से आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हो ना, आपके यहाँ पर MC MLA होते हैं या नहीं होते हैं? वो साल के अंदर एक बार लिस्ट इशू होती है, ठीक है, 5 साल में एक बार होती है, पता नहीं 1 साल में एक बार होती है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पर ये इशू होते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कितना रेंट पर दे सकते हैं,
ये तो हो गया आपकी आसपास की लोकेलिटी का, और यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि आप अपनी रेंट का कितना आप ले सकते हैं लोगों से। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू। मीन्स की ऐसी वैल्यू जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी के द्वारा क्या की गई है, सेट की गई है। अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट होता है जो कि आपके एक्ट में लिखी होती है कि ये आपका स्टैंडर्ड एक्ट, ये आपका स्टैंडर्ड रेट है, इससे नीचे नहीं जाना, है ना, इससे नीचे नहीं जाना। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है कि ऐसा रेंट जो कि फिक्स किया जाता है रेंट कंट्रोलर अंडर द रेंट कंट्रोलर एक्ट के द्वारा, ये पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन होता है। ठीक है, फेयर रेंट का मतलब होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी में क्या रेंट चल रहा है, रीजनेबल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है जो आपको एक्चुअल में रेंट रिसीव हो चुका है टेनेंट से या फिर मैं कहूँ कि आपके किराएदार से। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, जो कि ऐसी वैल्यू होती है फिक्स की जाती है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा या फिर किसी कमेटी के द्वारा, जो कि आप अर्निंग करते हो अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है इनका बहुत बड़ा रोल। क्यों? क्योंकि जो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है वो इन्हीं के साथ कंप्यूटेड होते हुए मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालनी है। थोड़ा सा समझने में नया होगा आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट को निकालेंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 होगा, जो हमें एक्चुअल रेंट दिया हुआ है ना उसके साथ हमारा कंपैरिजन होगा। बस यही काम है, निकल गया पूरा हाउस रेंट अलाउंस का वैल्यू। क्या, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। कैसे निकलेगा कि हमें यहाँ पर कंपेयर करना है जो मेरे पास फेयर वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है और म्युनिसिपल वैल्यू ने डिसाइड किया। मान लीजिए ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए साल का होना चाहिए, इन्होंने कहा 2 लाख नहीं 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। अच्छा, इनमें से जो भी हायर होगा, ध्यान से सुनना, इनमें से जो भी हायर होगा हमें उसको सेलेक्ट करना है। हायर कौन है, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। स्टेप नंबर 1 इसको ये आएगा, किसको निकालने के लिए, अपने एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के लिए। ठीक है, जैसे ही मेरे पास हायर रेंट वैल्यू आई, मुझे इस हायर वैल्यू को यहाँ पुट करना है। क्या आई, 2.5 लाख रुपए आई। ठीक है, स्टेप नंबर 2 मेरे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है कि अब मुझे यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है। किन दोनों को कंपेयर करना है, हायर वैल्यू जो आई ये और एक जो स्टैंडर्ड रेंट है इसके बीच में कंपैरिजन करनी है। मैंने कहा स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ था 2,80,000। ठीक है, एक केस लेके चलते हैं, मेरे को दिया था 1,90,000। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगी ना, विच एवर इज लोअर, जो भी मेरे पास कम होगा, छोटी अमाउंट में होगा, उसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर मैं कहूँ कि पहले केस नंबर 1 ये है, पहले केस में मेरे पास लोअर क्या होगा, 1,90,000 होगा। दूसरे केस में मेरे पास लोअर क्या होगा, 2,50,000 होगा, है ना। इन दोनों में से हमें जो भी लोअर होगा हमें वो सिलेक्ट करना है। जो ये वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। मीन्स कि इतना रेंट तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। इतना समझ में आया। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो भी हायर है वो सेलेक्ट करना है, फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, वो हमें क्या लेना है, हायर लेना है, सॉरी वो हमें फिर लोअर लेना है। ठीक है, हायर लोअर का सिनारियो बन गया। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया है, एक्सपेक्टेड रेंट आया है, मैंने कहा कि मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया है 2,50,000, मैंने कहा कि मेरा एक्चुअल रेंट है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, मेरा एक्चुअल रेंट कितना है, 3 लाख रुपीज़ है। इनको भी फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 3 बार कंपैरिजन होगी, मैंने पहले बोला था इनके बीच में भी क्या होगी, कंपैरिजन होगी। इनके बीच में जो भी हायर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मुझे जो एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू की वैल्यू चाहिए थी, ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए थी, उसको निकालने के लिए मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए मेरे पास ये टू मेन कंपोनेंट है जो कि मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने में मेरी मदद करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होगा। एक्सपेक्टेड रेंट होता है कि इतना मिनिमम अमाउंट तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए, वो मिलेगा आपको फेयर रेंट से, और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करके जो भी हायर होगा वो
देन उसके बाद जो भी हायर होगा उसके बाद जो स्टैंडर्ड रेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे, उसके अंदर जो भी लोअर होगा उसे सिलेक्ट करेंगे, उसे बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट, फिर उसे हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा फिर हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो मीन्स की एच एल एच के ऊपर डिपेंड है, मीन्स की हायर लोअर हायर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये आपके नोट्स में भी मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि मैंने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है और उस रेंट पे देने के बाद मैंने कहा कि मेरा जो पूरे साल, मीन्स की पूरे साल मतलब कि पूरे 12 महीने के 12 महीने मैंने क्या हुआ उसको रेंट पे चढ़ा रखा था। अच्छा, कोई भी दिन ऐसा नहीं था, कोई भी महीना ऐसा नहीं था मैंने कहा कि मेरा घर खाली किराए पे खाली रहा हो। ठीक है, ना ही ऐसा रेंट था जो कि मैं ये कहूँ कि मुझे मिला नहीं है। अनरियलाइज रेंट होता है कि टेनेंट किरायादार भाग गया छोड़कर, मुझे किराया भी नहीं देके गया, ऐसा कोई केस नहीं है। कहते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, निकाल देंगे भाई। हमें क्या चाहिए था, फेयर रेंट चाहिए था और म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए थी, इनके अंदर जो भी हायर होगा वो चाहिए था। फिर इसकी कंपैरिजन हमें स्टैंडर्ड रेंट के साथ करनी थी, इनके अंदर जो भी लोअर होगा वो हमें किसके साथ कंपेयर करनी थी, एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करनी थी। क्या ये सिनारियो ऐसा ही बन रहा था। स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट ये होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इसको हमने कंपेयर करना है, देन इसके बाद इसको हमें कंपेयर करना है। यहाँ पर हायर लेना है, यहाँ पर लोअर लेना है, इसको मैं दूसरे पेन से करती हूँ, देन उसके बाद और आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमें इसका हायर लेना है, यहाँ पे हमें इसका लोअर लेना है, यहाँ पे हमें इसका हायर लेना है। चलो, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो भी हायर है वो क्या लेना है, वही लेना है। तो कितना आ गया, 2,30,000 आ गया। अच्छा जी, फिर मेरे को क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड रेंट बेटा 1,90,000 है, ये कितना है, 2,30,000 है। इन दोनों को कंपैरिजन करो, जो भी लोअर आएगा मुझे वो लेना है। मैंने कहा मेरा तो 1,90,000 आया है। ठीक है, ये क्या है, लोअर वैल्यू को हमने क्या बोला था, लोअर वैल्यू को बोला था हमने एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोला था, एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आई मेरे पास, एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आई। तो सबसे पहला मेरा काम यही है, अगर मुझे जीएपी निकालनी है, एक तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालूं, दूसरा मेरा एक्चुअल रेंट निकालूं, फिर इनको मैं कंपेयर करूं, जो भी मेरा हायर होगा वो मेरा जीएबी होगा, है ना। मेरा एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया, एक्चुअल रेंट कितना है, 2,40,000। लोअर वैल्यू जिसे हम एक्सपेक्टेड कहते हैं, इसको मैं कंपेयर करूं और इसमें से जो भी हायर है कितना है, 2,40,000। अच्छा, तो इसका मतलब मैम हमारा जीएबी कितना है, 2,40,000 है। यस बच्चों, तो देखो क्या लिखा है, स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है पूरे साल का, एक्चुअल रेंट निकालना है जितने महीने मेरा जो घर है किराए पर रहा, देन उसके बाद हमें उसकी कंपैरिजन करनी है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट के, और उसमें से हायर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है और एक्चुअल रेंट है, मैंने कहा कि इनमें से मुझे हमेशा हायर सेलेक्ट करना होगा। इन केस आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है, सुनो इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने कहा कि जो एक्सपेक्टेड रेंट क्या है कि मिनिमम इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, और एक्चुअल रेंट दैट मीन्स जो आपको फाइनली रिसीव हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, मैंने कहा कि इनमें से हायर होना चाहिए। फर्स्ट केस लेके चलती हूँ, ध्यान से सुनना, 3 केस लेके चलूँगी, तीनों केसेस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज़्यादा है, दूसरा एक्सपेक्टेड रेंट आपका कम है एक्चुअल रेंट से, ठीक है, जो कि अभी हम ऑलरेडी जो कर चुके हैं, ठीक है, और तीसरा केस क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से। कहने का मतलब 2 केसेस क्या है जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कम है। इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस, अगर ऐसा सिनारियो आ जाता है कि एक्सपेक्टेड रेंट कम है और एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, तो उस केसेस में एक्चुअल रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। ये तो सिंपल सा था जो अभी हमने किया, 2,40,000 रुपये हमने माना। अच्छा, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है, मान लीजिए ये 2,60,000 है और एक्चुअल रेंट मेरे पास कितना है, 2,40,000 है। अब यहाँ पर ये ज़्यादा है, हमें हमेशा विच एवर इज हायर लेना होगा। तो यहाँ पर जब इन केस एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ जाए, ठीक है, जो कि हमेशा मिनिमम अमाउंट होती है, ये ज़्यादा आ रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
है ना। यही बात हो जाती है ना कि जो चीज़ आपकी, मान लीजिए ये फ़ोन अगर आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का आ रहा है और मैं कह रही हूँ कि आपको मैं 10 हज़ार रुपये में दे रही हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को ढूंढना है। कहने का मतलब हमें रीज़न फाइंड आउट करना है। ये रीज़न अगर रीज़न अगर ये है कि कमरा किराए पर नहीं था, मीन्स कि 12 महीने में से ऐसा हो सकता है कि 10 महीने किराए पर था या फिर 9 महीने किराए पर था, जिसके कारण मुझे एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू कम हो गई है, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई और रीज़न है, अदर रीज़न है। अगर रीज़न हमारा वैकेंट के कारण है, अगर रीज़न वैकेंट के कारण है, तो उस सिनारियो में हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, हमारी आपकी एक्चुअल रेंट ही क्या होने वाली है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे रीज़न पता चल गया। अगर मैं कहूँ कि वही मैं कमरा अगर 12 महीने तक देती, मेरा रेंट कितना होता, 2,60,000 से ऊपर होता, है ना। तो समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है। अगर कोई और रीज़न है तो इस सिनारियो के अंदर हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही क्या मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। क्या ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए मुझे फटाफट। फिर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ था। एक्चुअल रेंट फर्स्ट केस, दूसरा जब ये ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड तो हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से दो चीज़ें बाइफरगेट हो गए। देखो क्या कहते हैं, सुनो इस बात को। ये चीज़ें यही लिखी हुई हैं, जब कोई भी वैकेंट हो ईयर में से कुछ पार्ट, ठीक है, और अनरियलाइज रेंट नहीं, मीन्स कि ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें ये कहे रखा हो कि हाँ किराएदार किराए देने से पहले ही भाग गया, ठीक है, ये तो नहीं है, बट हाँ वैकेंट जरूर है। तो इसमें भी यही करेंगे, फुल ईयर का सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, एक्चुअल रेंट निकालेंगे जितने महीने क्या हुआ, लेट आउट हुआ। ये जो स्टेप है सब में सेम है, जितने महीने लेट आउट हुआ है उतने ही लेंगे, देन उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। चलो, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या कहते हैं कि इफ द वैकेंट फॉर द 1 मंथ और एक्सपेक्टेड रेंट है और आपका एक्चुअल रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ बेटे आपको 1 लाख रुपए, ठीक है। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ। कहता है 1 महीने खाली था, मीन्स कि 12 महीने में से 1 महीना गया तो 11 महीने बच गए, तो मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितना आया, 1 लाख और ये आ गया 1,10,000। क्लियर है? 1 लाख और 1,10,000, दोनों के बीच में कौन बड़ा नज़र आ रहा है? बड़ा हमें तो भाई एक्चुअल रेंट ही नज़र आ रहा है। तो इस सिनारियो में तो कोई देखना ही नहीं पड़ेगा, इस सिनारियो में हमें हायर कौन नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल रेंट नज़र आ रहा है। एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट सिनारियो पढ़ते हैं। कहते हैं कि इफ द वैकेंट इज 3 मंथ, एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है, एक्चुअल रेंट 10,000 है। सेम क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्चुअल रेंट है, 1 लाख है, और ये कहते हैं कि 10,000 रुपये पर महीना मिलता है, और 3 महीने वैकेंट था, मीन्स कि 12 में से 3 गए, कितने महीने का किराया मिला है आपको, 9 महीने का किराया मिला है। तो कितना हो गया, 1 लाख और यहाँ पे 90,000। कंपेयर करो, नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि आपका एक्चुअल रेंट कम है, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रीज़न फाइंड आउट करेंगे। क्या रीज़न हमारा वैकेंट है, बिकॉज ऑफ द वैकेंट। अच्छा, मेरा अगर वैकेंट नहीं होता कमरा किराया, ठीक है, कमरा अगर खाली नहीं होता तो क्या मुझे कितना किराया मिलता? कहते हैं अगर तुम्हारा कमरा किराया जो है ना खाली नहीं होता तो तुम्हें 12 से मल्टीप्लाई करती और फिर मेरे पास आ जाता है 1,20,000, और जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। तो इस सिनारियो के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कारण मेरा वैकेंट होना है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल रेंट होगा वो आपका क्या होने वाला है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, 90,000 क्या है मेरे पास, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। अच्छा, तीसरा सिनारियो हम पढ़ते हैं। तीसरा सिनारियो क्या कहता है कि आपके पास वैकेंट है 3 महीने, इट्स ओके, 3 महीने। ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख, एक्चुअल रेंट है 7,000। सुनो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड सेम एज इट इज़ 1 लाख, एक्चुअल क्या है 7,000 पर महीना है। कहते हैं 3 महीने खाली था, मीन्स कि 12 में से 3 गया, कितना हो गया 9, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया 63,000, यहाँ पे 1 लाख कंपेयर किया, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर हम वही बात रीज़न फाइंड आउट करेंगे। रीज़न में मैंने देखा अगर मैं इस कमरे को पूरे महीने
पूरे साल किराए पर रखती तो मेरे पास कितना आता, ये कहते 84,000 आता। कहते ये तो वैसे भी भाई कम है, एक्सपेक्टेड रेंट से भी कम है, तो रीज़न कोई और है। उस सिनारियो के अंदर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो ही क्या होगा, हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू होने वाली है। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया इस चीज़ को? क्या अच्छे से समझ में आया? अच्छा जी, ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गए क्वेश्चन सोल्व? ठीक है। अच्छा, अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि टेनेंट किराया देने से पहले भाग गया है, मीन्स कि जो ओनर है, किराएदार जो ओनर है घर का, ठीक है, उसे किराया नहीं मिला, वो कोर्ट में जाके कह रहा है कि मुझे किराया ही नहीं मिला, मैं टैक्स कैसे दूं। तो इस सिनारियो के अंदर पता क्या कहेगा कोर्ट, ये कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि हमें कैसे पता कि तुम्हें किराया नहीं दे के गया हो, क्या पता भाई दे के गया हो, या फिर तुम्हारी टेनेंट के साथ गठबंधन किया हुआ हो तुमने कि हाँ चलो तुम भाग जाना, मैं केस कर दूंगा, मेरा टैक्स बच जाएगा, या फिर तुम भी आधा टैक्स दे देना। मतलब इस एक तरफ से ओनर का टैक्स बचेगा, दूसरी तरफ से उसको भी आधा किराया देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें क्या भरोसा कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा। तो कहते हैं तुम्हें ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। क्यों? अदरवाइज हम इसके ऊपर, ये पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स लेंगे जो कि आपको रिसीव भी नहीं हुई है। अच्छा, वो कहते हैं क्या, जो सेक्शन 23 और सबसेक्शन 1 में डिफाइन की गई है कि सबसे पहले तो टेनेंसी क्या होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए। मीन्स की इंटेंशन जो है ना, मीन्स की रेंट जो कमरा है किराए पर देने का इंटेंशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इससे रेंट लेना है, देन उसके बाद मुझे टैक्स भरना है। मेरी कोई ऐसी गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट गवर्नमेंट ये कहेगी कि हाँ तुम तो टैक्स की चोरी करना चाहती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कहता है कि टेनेंट अगर ये ऐसा हो जाता है, भाग जाता है, चोर मतलब आपका किराया नहीं देता है, तो सबसे पहला स्टेप ये बनता है कि आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 महीने लगातार हो गए हैं, आपका टेनेंट क्या कहते हैं किराया नहीं दे रहा, कहते हैं कि अब नहीं अगले महीने दूंगा, अब नहीं अगले महीने दूंगा, ऐसे करते 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 उसने 6 महीने गुजार दिए हैं। तो ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर एक कार्रवाई की जाए, ठीक है, उसे घर से निकाल दिया जाए कि जाओ भाई अब यहाँ से निकलो, अदरवाइज इस इनकम के ऊपर मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स कि ओनर को वो जगह क्या करवानी पड़ेगी, खाली करवानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि जिससे आपने खाली करवाई है ना, मीन्स कि आपके जो किराएदार हैं उसका कि आपकी संपत्ति के किसी और संपत्ति के ऊपर ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि तुमने इस संपत्ति से तो निकाल दिया, दूसरे किसी घर में जाके उसको कह दिया कि यहाँ रह ले कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं? ये कह दो कि यहाँ रह ले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ है तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम उस केस में भी आपकी उस इनकम को टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप बच जाओगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि हाँ एक और पॉइंट होना चाहिए, क्या कि आपने उसके प्रति कंप्लेंट की होनी चाहिए, आपने उसके प्रति लीगल प्रोसीजर किया होना चाहिए, लीगल एक्शन लिया होना चाहिए। अगर आप ये चारों चीज़ें सेटिस्फाइड कर देते हो तो आपका जो अनरियलाइज रेंट है, जो रेंट आपको मिला नहीं है उसकी आपको छूट मिल जाएगी, उसको आपको माइनस करने का मौका दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना इस बात को, ये कहते हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसको कंपेयर करते थे, हायर लेते थे, मेरे पास कितना आया 180 आया, 180 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते थे, लोअर लेते थे जिसको हम एक्सपेक्टेड रेंट भी कहते हैं, लोअर क्या आ गया 1,60,000 आ गया। एक्चुअल रेंट क्या है 20,000 है, कोई ये नहीं बता रखा कि यहाँ कितने मंथ रेंटेड है, तो हम मानेंगे पूरा महीना रेंटेड है। ठीक है, पूरे साल रेंटेड है, तो 12 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2,40,000 आ जाएगा। इसमें से जो भी हायर होता था हमें वो सिलेक्ट करना होता था, हमारा एक्चुअल रेंट ही क्या है सबसे हायर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2,40,000 रुपये मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब गवर्नमेंट कहती है ठीक है 2,40,000 बना, लाओ टैक्स दो इसके ऊपर। वो कहते हैं रुको सर, मेरा जो ऐसा रेंट है जो कि मुझे मिला नहीं है 40,000 रुपये, कहता क्या तुमने चारों रूल को सेटिस्फाइड किया जो कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में थे? कहते हैं हाँ जी हमने फुलफिल किए हैं। कहते तो आपको 40,000 रुपये माइनस करने का मौका दे दिया जाएगा और आपको 2 लाख के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने ये रूल्स को सेटिस्फाइड नहीं किया होता तो हम क्या करते, आपके ऊपर पेनल्टी ज़रूर लगाते। ठीक है, कई बार आपको क्या दिया मिलेगा कि अनरियलाइज रेंट क्या होगा, मंथ्स में दिया होगा कि 3 महीने का 2 महीने का आपको क्या नहीं है, रेंट रिसीव नहीं हुआ। तो
तो इसको मैं 3 महीने 2 महीने कन्वर्ट कर देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्चुअल रेंट तो यहाँ तक तो सेम रहेगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरे पास कितने आ गई है, 2,40,000 आ गई है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहले नहीं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट इनटू ये पूरा 12 महीने का निकालना है, और आपका जो एक्चुअल रेंट है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मंथ दिए हो तो तब करना है बच्चे, ये ध्यान रखना। अगर अमाउंट दिया तो हम उसको बाद में लेस करेंगे, अगर मंथ दिया हो तो उसको हम पहले भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट। क्या एक्चुअल रेंट कितने महीने का है, 12 महीने का। मैंने कहा कि 2 महीने मेरे ऐसे थे जिसके अंदर मुझे रेंट नहीं मिला। कहते अच्छा मीन्स कि आपको केवल 10 महीने का रेंट मिला। कहते हैं हाँ। एक्चुअल रेंट कितना था, कहता 20,000, कितना हो गया 2 लाख, कितना हो गया 2 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे महीने का, पूरे साल का कितना था, 1,60,000। तो इसको यहाँ ऐसे कंपेयर करेंगे, क्लियर है। हायर क्या है, 2 लाख है, 2 लाख क्या आ जाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आया, समझ में आया, मतलब घुमा फिरा के आपको एज इट इज़ यहीं पे लेके आ रहे हैं। बट तरीका क्या है, अगर आपको अमाउंट दे दी जाती है, ठीक है, अमाउंट दे दी जाती है तो आप माइनस बाद में कर सकते हैं। अगर मंथ्स दे दिए जाए तो एक्चुअल रेंट में को कैलकुलेट करने से पहले उसमें से माइनस कर दो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपके क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। परफॉर्मा मैं आपको दोबारा से लेकर आती हूँ परफॉर्मा के ऊपर, जो कि आपके एक चीज़ बतानी थी जो कि अब आपको समझ में आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था यहाँ पर एक चीज़ है, चीज़ क्या है, चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेड लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, यहाँ पेड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेबल लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों को समझो और आसान हो जाएगा ये चैप्टर समझना। सुनो, अगर ये लिखा जाए कि म्युनिसिपल टैक्स क्या है, म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए, हमेशा पेड होना चाहिए। रीज़न पता है क्यों है, क्योंकि जब तक आप इसको एक्चुअल में पे नहीं करेंगे तब तक आपको जो ओनर होगा ना, जब तक ओनर अपनी मतलब अपनी इस पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था हर साल या फिर 5 साल के अंदर एक बार आता है, अगर आपने उसको टैक्स को पे नहीं किया तो आपको उसको लेस करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मीन्स की खर्चे माइनस करने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक आप उसको एक्चुअल में पे नहीं करेंगे। अच्छा, पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कल दे देना, मीन्स की एक्रूअल बेसिस के बेसिस पे, ठीक है। ये हमेशा कैश बेसिस पे होता है। कि ऐसा क्यों होता है, अब देखो जब आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लिया घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बैंक क्या आपको ऐसे ही लोन दे देती है, नहीं ना, आपको एज अ कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। इन केस जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो पेमेंट ना कर पाया तो बैंक के पास एज अ कुछ सिक्योरिटी तो रखी है कि मैं उसको सेल करूँ और उसके बदले में मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, और उसने जितना भी कैश मुझसे लिया था मैं उससे कवर कर सकूँ, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। बट म्युनिसिपल टैक्स के रिगार्डिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी को किसी भी तरह की कॉर्पोरेट सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इस केसेस में जब तक आप एक्चुअल में पे नहीं करेंगे तब तक आपको क्या है, माइनस करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, वो भी ओनर की। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है क्या, कि अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया है ओनर के द्वारा, ये माइनस हो जाएगा, टीनेंट का माइनस नहीं होगा, इसको टोटली इग्नोर करेंगे, ठीक है। बाकी सभी चीजें सेम है। वैकेंट 2 महीने के लिए था, ठीक है। अनरिलाइज रेंट है, इसका आंसर आपको होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में देना है फटाफट, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये आपका सेकंड पार्ट आज हो गया है कंप्लीट। कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ट्रीटमेंट ऑफ द वैकेंट एंड रियलाइज रेंट। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24A, सेक्शन 24B। क्लियर है।